ये बात है बिहार के सासाराम की। उस कड़कड़ाती ठंड के मौसम में अंडे बेचने वाले भूत की काफी चर्चा हो रही थी। जिधर देखो उधर लोग सिर्फ इसी की ही बातें कर रहे थे। अरे भाई सुरेश, कुछ सुना तुमने? किस बारे में बात कर रहे हो भैया? अरे वो अंडे बेचने वाले भूत की बात कर रहा हूँ। और किसकी? हाँ हाँ, सुनने में आया है कि जो कोई भी उस भूत की नजरों के सामने आया जिंदा नहीं बचा। इसीलिए तो मैं तुम्हें इस सुनसान रात में शॉर्टकट लेने को मना कर रहा था। कहीं वो अंडे बेचने वाला भूत हमारे सामने आ गया तो। अरे भाग, तू डर मत, मैं हूं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। कि तभी उनके पीछे से एक भयानक सी आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद दोनों दोस्तों की हालत पतली हो जाती है। अंडे ले लो, अंडे। भाई साहब, क्या आपको अंडे चाहिए? नहीं नहीं, हमें अंडे नहीं लेने, आप कहीं और जाओ। ले लो ना साहब, ये कड़कती ठंड में आपको अंडा खाकर मजा ही आ जाएगा। हम हमें नहीं खाने अंडे। तुम कहीं और क्यों नहीं चले जाते? कि तभी उस अंडे बेचने वाले का शरीर बदलने लग जाता है। आंखें भयानक लाल हो जाती हैं, चेहरा किसी भयानक दानव सा हो जाता है और वो भयानक आवाज में कहता है, क्यों रे, इतनी बार कहने पर भी तुम हमसे अंडा नहीं खरीदे। अब हम तुम दोनों को खा जाऊंगा। इसके बाद सोनू और सुरेश की जोर से चीखने की आवाज आती है और वो अंडे बेचने वाला भूत दोनों को ही बड़ी बेरहमी से मार कर खा जाता है। शालिनी अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने गांव लौटी थी। बस से उतरते ही शालिनी तेज कदमों के साथ अपने घर की ओर बढ़ती है। उफ, घर जल्दी पहुंचने की हड़बड़ी में तो मैं कुछ खाना ही भूल गई और अब जोरों की भूख लगी है। ओह गॉड, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते में खाने को मिल भी क्या सकता है कि तभी उसे थोड़ी ही दूर पर एक खाने का ठेला दिखाई पड़ता है। शालिनी भागती हुई उस ठेले के पास जाती है। अरे भैया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। जी मैडम जी, अंडा है, खाना चाहेंगी आप? क्या अंडे? इतनी रात में अंडे कौन खाता है? मुझे लगा कुछ काम की चीज होगी। ले लीजिए ना मैडम, इस ठंड में अंडा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। नो नो नो, मुझे नहीं खाना। इतना सुनते ही उस ठेले वाले का रूप बदलने लगता है और वो फिर उसी भयानक रूप में बदल जाता है। उसका ये भयानक रूप देखकर शालिनी बहुत ज्यादा डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो अंडे बेचने वाला भूत हर बार उसके सामने आ जाता है। इसके बाद वो अंडे बेचने वाला भूत शालिनी को निगल जाता है। गांव में लगातार हो रही इन घटनाओं से पूरे गांव में अंडे बेचने वाले भूत का खौफ था। आलम कुछ इस तरह का था कि लोग रात में घर से निकलने से भी डरने लगे थे। सन्नाटे को चीरती हुई ट्रेन सासाराम स्टेशन पहुंचती है। रिया अपना सूटकेस लेकर नीचे आती है। तो फाइनली आ गई मैं, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। सर्दियों की उस ठंड रात में रिया पैदल ही अपने घर की ओर चली जा रही थी। बार बार वो इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। और फिर वो एक घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे पूजा, तुम कब आई? ना कोई फोन, ना कोई खबर। भाभी, जो कुछ हुआ उसके बाद तो मुझे आना ही था। आओ, अंदर आ जाओ। भाभी, इतना कुछ हो गया और आपने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? अब मैं क्या कह दी तुमसे, हमें तो खुद यकीन नहीं हो रहा कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। मैंने कहा था कि रात के समय अकेले ना जाए, लेकिन उसने मेरी एक न मानी। इतना कहते हुए पूजा जोर जोर से रोने लग जाती है। मत रोई, अभी मैं आ गई हूँ ना, बहुत जल्द मैं सच्चाई का पता लगा लूंगी। मुझे नहीं लगता कि ये किसी भूत का काम, इसके पीछे जरूर किसी की साजिश, और मैं इस बात के तह तक जाकर ही रहूंगी। राजू अपने परिवार के साथ पास ही के गांव में लगे मेले से लौटकर अपने घर की ओर जा रहा था। माँ, आज मेले में कितना मजा आया ना? हाँ बेटा, अब तो तुम खुश हो ना? अरे भाई, खुश क्यों नहीं होगा? आज मेले में इसने इतना सारे खिलौने जो खरीदे हैं और फिर मिठाइयाँ भी तो खाई हैं। और इसके बाद पूरा परिवार तभी पप्पू की नजर एक ठेले पर पड़ती है। पापा, पापा मुझे वो लेना है। अरे अभी तो तुमने मेले में इतनी सारी मिठाई खाई थी, अब और क्या चाहिए?
अच्छा ठीक है, हमेशा की तरह तो माँ बेटा की ही जिद पूरी होती है। इसके बाद राजू अपने परिवार के साथ उस ठेले के करीब पहुंचता है। अरे भैया, क्या बेच रहे हो? जी, अंडे बेच रहा हूँ, लेना चाहेंगे क्या? मैं खाऊंगा अंडे, पापा प्लीज मुझे खरीद दो ना। अच्छा ठीक है, खरीद देता हूँ। भैया 2 अंडे दे देना। इसके बाद वो ठेले वाला 2 अंडे पप्पू को दे देता है। मम्मी अंडे बहुत टेस्टी हैं, आप भी लो ना। नहीं, मुझे नहीं खाना ये सड़े हुए अंडे, तू ही खा। इतना सुनते ही उस अंडे वाले की आंखें लाल होने लग जाती, चेहरा भयानक सा हो जाता है और फिर वो अपनी भयानक आवाज में बोलता है, क्या कहा तूने? तुझे अंडे नहीं खाने? मैं तो बस यूं ही कह रही थी, मुझे माफ कर दो। माफी? वही तो मैं नहीं करता। इतना कहते हुए वो रीना का गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उछाल देता है। अंडे बेचने वाला भूत दूसरे हाथ से राजू को भी हवा में उठा देता है, जिसे देखकर पप्पू जोर जोर से रोने लग जाता है और उस भूत के सामने अपने माँ बाप को छोड़ देने की गुहार लगाने लग जाता है कि तभी पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ, छोड़ दो उन्हें, मैं तुम्हें अब किसी की जान नहीं लेने दूंगी। तू रोकेगी मुझे? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। इतना कहकर वो दोनों को दूर फेंक देता है और रिया की तरफ बढ़ता है। मैं नहीं डरती तुम जैसे भूत वूत से, जो अपनी खुशी के लिए बेगुनाहों की जान लेता हो। तुम क्या जानो किसी अपने के मारे जाने का दर्द। ये सुनने के बाद वो अंडे बेचने वाला भूत रुक जाता है और अपने पहले वाले इंसानी रूप में आ जाता है। अब उसकी आंखों में दर्द और तकलीफ नजर आ रही थी। रुंधी हुई आवाज में वो रिया को अपनी कहानी बताता है। पहले कभी मैं भी तुम्हारी ही तरह एक खुशहाल इंसान था। मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर इस गांव में अंडे का ठेला लगाया करते थे। गांव के सभी लोग हमारे यहाँ से अंडे लेकर जाया करते थे। हमारे ठेले के सामने एक सिंघाड़े वाला भी अपना ठेला लगाया करता था। उसे हमारी तरक्की से बहुत जलन हुआ करता था, लेकिन मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि जलन के मारे वो कुछ ऐसा भी कर देगा। इतना कहकर वो चुप सा हो जाता है। फिर क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? बताओ ना, फिर क्या हुआ? एक दिन मेरा तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए दुकान पर मेरा पत्नी थी। दोपहर के वक्त वो मुझे दवा देने घर आ रही थी। भैया, वो आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जरा इन्हें दवा देकर आती हूँ। आप तब तक मेरे दुकान का ध्यान रखिएगा। इसके बाद उस अंडे वाले की पत्नी अपने घर के लिए निकल जाती है। क्यों जी, आपने क्या सबका ठेका ले रखा है जो उसकी दुकान देखने के लिए हाँ कर दी? अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों होती हो? ये सब मैंने हमारे फायदे के लिए ही तो किया है। इतना कहकर वो जल्दी से चूहे मारने की दवा निकाल लाता है और उस अंडे की दुकान पर रखे सभी अंडों पर छिड़क देता है। अजी वाह, आपके भी दिमाग का क्या कहना, कमाल कर दिया। इतने में अंडे वाले की पत्नी वापस अपने दुकान पर चली आती है और ग्राहक के आने का इंतजार करने लग जाती है। देखते ही देखते हमेशा की तरह ग्राहकों की लाइन लग जाती है। सारे अंडे खत्म होने के बाद वो खुशी खुशी अपने घर जाती है। जी सुनते हो, आज तो कमाल ही हो गया, आज बहुत ही जल्दी सारे के सारे अंडे बिक गए। इसके बाद वो अपने घर के कामों में लग जाती है कि तभी उसे लोगों के शोरगुल की आवाज सुनाई देती है और दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, हाँ भैया, इन लालची लोग को जीने का कौन हक नहीं, इन्हें तो जला कर मार देना चाहिए। इतना कहकर वो लोग उनकी झोपड़ी में आग लगा देते हैं, जिससे उस अंडे बेचने वाले और उसकी पत्नी की बड़ी ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन क्या किसी एक आदमी की गलती की सजा बेगुनाह लोगों को मिलनी चाहिए? जिन लोगों को तुमने मारा उनमें से एक मेरे बचपन की सहेली शालिनी भी थी। अब मैं तुम्हें किसी और की जान नहीं लेने दूंगी। तभी रिया अपने साथ एक बाबा को ले आती है, जो एक के बाद एक मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। उन मंत्रों को सुनकर वो अंडे बेचने वाला भूत घबराने लग जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। छोड़ दो मुझे, बंद करो ये सब, छोड़ दो। आखिरकार उस अंडे बेचने वाले भूत की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद फिर कभी किसी ने उस अंडे बेचने वाले भूत को नहीं देखा। एक गांव में एक औरत अपनी नाती के साथ रहती थी। वो औरत शापित थी
और रोज रात को एक चुड़ैल बन जाती और लोगों को मारकर खा जाती थी। एक रात वही भूतिया नानी अपने शिकार की तलाश में निकलती है, चुड़ैल का रूप लेकर। मेरा शिकार, जल्दी आओ सामने, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तभी उसे एक बच्चा घर के सामने खेलता हुआ दिखता है। बच्चा देख चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ती है। मजा आ जाएगा, आज ताजा ताजा नरम मांस खाने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो चुड़ैल बच्चे के पास पहुंचती है तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं और उस पर लाठी डंडों से टूट पड़ते हैं। बचाओ, छोड़ दो नहीं तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मारो इस चुड़ैल को, बहुत लोगों को परेशान किया है, मारो। थोड़ी ही देर में चुड़ैल गांव वालों की मार से बेहोश हो जाती है। गांव वाले उसे मरा जानकर वहां से चले जाते हैं। तभी उसका नाती मोनू वहां आता है और अपनी नानी की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। नानी, तुम्हें क्या हुआ और गाँव वाले तुम्हें क्यों मार रहे थे? चुड़ैल को भी होश आ जाता है। मोनू, मेरे बच्चे, इससे पहले कि गांव वालों को ये पता चले कि तेरी नानी ही चुड़ैल है, तू मुझे यहाँ से ले चल, नहीं तो गांव वाले मेरे साथ साथ तुझे भी मार डालेंगे। फिर मोनू वैसा ही करता है और चुड़ैल को गांव से बाहर एक गुफा के अंदर ले जाता है। मोनू, मेरे बच्चे, मुझे इसी गुफा में जंजीरों से बांध दे, नहीं तो मैं बाहर जाऊंगी और लोगों को मारूंगी, कहीं तू भी मेरा शिकार न बन जाए। मोनू वैसा ही करता है और अपनी चुड़ैल नानी को लोहे की जंजीरों से बांध देता है। नानी, मैंने तुम्हें जंजीरों से बांध तो दिया है, लेकिन तुम क्या खाओगी और कैसे रहोगी? मेरे बच्चे, मैं एक शापित चुड़ैल हूँ, इसीलिए तू मुझे रोज एक आटे की रोटी में ये शिव का भभूत मिलाकर खिला देना, उससे मेरे अंदर घुसी हुई चुड़ैल भी शांत रहेगी। ठीक है नानी, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? बेटा, अभी तू बहुत छोटा है, जब तू बड़ा हो जाएगा तो मैं अपने आप सारी बात बता दूंगी। अब से तू बस मुझे सिर्फ खाना देने आना ताकि मैं जिंदा रह सकूं। उसके बाद मोनू वहाँ से चला जाता है और रोज अपनी नानी के कहे अनुसार एक आटे की रोटी ले आता। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और मोनू बड़ा हो जाता है। एक दिन मोनू अपनी नानी के लिए भभूत मिली रोटी ले जा रहा होता है। तभी गांव वालों को उस पर शक होता है और वो उसका पीछा करते हैं। ई मनुआ रोज रात को ना जाने कहाँ जात है, अपने हाथ में कुछ पकड़कर इसका पीछा करे का पड़ी। हाँ भैया, रमेश सही कहा तो, वैसे भी इसका इतिहास कौनो ठीक नहीं है। फिर रमेश और हरीश उसका पीछा करने लगते हैं। मोनू गुफा के पास पहुंचकर अपनी नानी के पास जाता है। नानी, देखो, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, लो खाओ। चुड़ैल जो कि जंजीरों से बंधी होती है मोनू की तरफ गुस्से से देखती है। इतनी देर हो गई, कहाँ था? तुझे नहीं पता कि मुझे भूख लगी होगी? जल्दी दे, नहीं तो आज तुझे खा जाऊंगी। फिर मोनू वो रोटी नानी को खाने के लिए दे देता है। रोटी को खाकर चुड़ैल का गुस्सा और भूख दोनों शांत हो जाते हैं। उधर गुफा के बाहर खड़े गांव वाले उनकी सारी बातें सुन और देख रहे होते हैं। अरे रमेश, ये तो वही चुड़ैल है जिसको हम सभी ने मिलकर मारा था। लगता है कि मरी नहीं थी रे। तनिक धीरे बोलो हरीश भैया, नहीं तो ये चुड़ैल यहीं पर हम दोनों की पीपनी बजा देगी। नानी, अब तो इतना समय हो गया और मैं बड़ा भी हो गया। अब तो बताओ, ये तुम्हारे साथ किसने किया और तुम ऐसे कैसे बन गई? सही कह रहा है मोनू, अब मैं तुझे सारी बात बताऊंगी और उसी के साथ आज का दिन मेरा आखिरी होगा, क्योंकि मैं तेरे बड़े होने का ही इंतजार कर रही थी। उसके बाद नानी अपने चुड़ैल बनने की कहानी मोनू को सुनाने लगती है। बेटा, मेरी ये हालत मेरे लालच ने की है। एक बार जंगल से आ रही थी, तभी मुझे कुएं के पास सोने का सिक्का पड़ा मिला और मैंने वो उठा लिया। लालच में मैं अगले दिन भी वहाँ गई, मुझे वहाँ फिर से एक सिक्का मिला। मैं रोज वहाँ उसी जगह पर सोने के सिक्के उठाने लगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे उसी जगह पर सिक्के क्यों मिल रहे हैं। फिर क्या हुआ नानी? वो सिक्के कहाँ से आ रहे थे? बेटा, वो सिक्के एक चुड़ैल और उसके शैतान पति के थे।
जो उस जगह पर रहती थी। वो मुझे लालच में डालकर मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहती थी ताकि वो लोगों को आसानी से मार कर खा सके, और वो उसमें कामयाब भी हो गई। लेकिन वो रात में मेरे शरीर पर कब्जा करती और तेरे नाना जी मुझे बांध देते थे उस वक्त। फिर क्या हुआ नानी? बेटा, फिर तेरे नाना ने एक तांत्रिक को मुझे दिखाया, लेकिन तांत्रिक भी मेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। थक उसने अपने जादू से चुड़ैल के असर को कम करने के लिए रोटी में भभूत मिलाकर मुझे खिलाने को कहा। जब वो चुड़ैल मुझ पर हावी होती है तो वो रोटी मुझे खिलानी होती है। नानी, मैं इस चुड़ैल और शैतान के चक्कर से तुम्हें आजाद कराऊंगा, तुम चिंता ना करो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। नहीं मोनू नहीं, मैं अब जीना नहीं चाहती मेरे बेटे, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। अगर ये चुड़ैल मेरे शरीर से आजाद हो गई तो किसी बेकसूर को फिर से अपना शिकार बनाएगी। तू एक काम कर, मुझे जला दे, मेरे साथ ये दुष्ट भी जल जाएगी। नहीं नानी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, भला मैं अपने हाथों से तुम्हें कैसे जला सकता हूँ। मोनू नहीं मानता और देखते ही देखते नानी पर फिर से उस चुड़ैल का साया आने लगता है। डरावनी आवाजें आने लगती है। मोनू बेटा मान जा, मुझ पर फिर से चुड़ैल हावी हो रही है बेटा, सबकी भलाई के लिए भाग जा तू और मुझे जला दे। जा बेटा जा, जल्दी कर। इतने में नानी चुड़ैल बन जाती है और गुस्से में गुर्राने लगती है। मोनू जल्दी से बाहर जाता है और रोते हुए मशाल से गुफा में आग लगा देता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे रमेश और हरीश मिल जाते हैं। हमने सब सुन लिया है मोनू भैया, तुम्हारी नानी और तुम बहुत महान हो। नानी ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तुम चिंता ना करो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वो चुड़ैल तो खत्म हो गई, पर अभी वो शैतान तो जिंदा है और अपनी चुड़ैल को जरूर ढूंढेगा, और हम भी नानी की मौत का बदला जरूर लेंगे उस दुष्ट शैतान से। फिर वो तीनों गांव चले जाते हैं और एक योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार वो हरीश को साड़ी पहनाकर और औरत बनाकर आगे आगे जंगल में भेजते हैं और खुद पीछे मशाल लेकर चलते हैं। अरे भैया, मर गया रे, इन दोनों ने तो हमको ही औरत बना दिया। हे भगवान, अब उस शैतान से मेरी इज्जत की रक्षा करना, कहीं अपनी चुड़ैल बीवी समझकर कुछ गड़बड़ ना कर दे। फिर हरीश जंगल में पहुंचकर वहां बैठ जाता है। थोड़ी देर में वहां शैतान आता है। मेरी चुड़ैल, आखिर में तुम आ ही गई, बहुत देर लगा दी आने में। लेकिन हरीश कुछ नहीं बोलता। अरे क्या हुआ प्रीतम, नाराज क्यों हो? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं विवश था। हरीश को गुस्सा आ जाता है और वो साड़ी उतार कर बोलता है, का प्रीतम प्रीतम करे जा रहे हो हैं? और कभी यहाँ छू रहे हो कभी वहाँ। अरे मैं कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं हूँ, मैं हरीश हूँ, हरीश, और वो भी मर्द। धोखा, मुझसे धोखा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर शैतान हरीश को पकड़ लेता है। हरीश चिल्लाता है, अरे दुष्टों, कहाँ रह गए? जल्दी आओ, नहीं तो आज तुम्हारे दोस्त को ये मार कर खा जाएगा। अरे क्या पुलिस वाले हो क्या, जो हमेशा आखिरी में आओगे? तभी वहाँ मोनू और रमेश आ जाते हैं और लाठी और डंडों से शैतान को मारने लगते हैं। लेकिन शैतान पर उनका कोई असर नहीं होता। अरे मोनू भैया, अब तो हम लोग गए, ये शैतान हम तीनों को मार डालेगा। लाठी और डंडों से शैतान को मारने आए थे। अब तुम तीनों यहीं मरोगे। लेकिन तब तक वहाँ गांव वाले आ जाते हैं। उनके साथ गांव के पुजारी जी भी होते हैं। फिर सरपंच जी बोलते हैं, हमरे होते हुए तू हमरे बच्चों को मारेगा, तेरा तो हम सर ही फोड़ देंगे शैतान। वाह वाह सरपंच जी, वाह, आपने तो आकर हम तीनों की जान बचा ली। लेकिन आपको कैसे पता कि हम यहाँ हैं? अरे मैं तुम्हारी तलाश में थोड़ी न था,
मैं तो उस सुंदर औरत की तलाश में यहाँ आया था जो गांव में से इसी तरफ आई थी, और वो तो मिली नहीं। तुम 3 मनहूस मिल गए। तभी शैतान हरीश का गला दबाने लगता है। बहुत हुआ मजाक, अब तुम सब गांव वाले मरोगे। पहले इस हरीश को मारूंगा। लेकिन तभी पुजारी जी उस पर शिव जी का चरणामृत फेंकते हैं और शैतान जलने लगता है। मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन फिर आऊंगा। थोड़ी ही देर में शैतान जल जाता है और फिर मोनू उसके सारे सोने के सिक्के गांव वालों में बांट